हाय। ये एक नया इनिशिएटिव है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम हर दिन एक पर्टिकुलर ईयर का क्वेश्चन पेपर पिक करेंगे और उस क्वेश्चन पेपर को पूरा डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर होगा ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आया है। फॉर एग्जांपल आज का जो पेपर है वो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2019 का क्वेश्चन पेपर है। इसकी ऑफिशियल आंसर की नहीं है। विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर और इसका जो मोस्ट सूटेबल आंसर है हम उसको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। आइडिया ये है हमारा कि हम ना एग्ज़ाम्स को डिफ्रेंशिएट नहीं करने वाले हैं। एग्ज़ाम्स को मतलब कि दिस इज़ SSC examination, this is CDS examination, this is civil services examination, or this is RBI examination. No, exam is exam. Content is more or less same in all the examination. If you are learning something, if you have acquired some knowledge, then this knowledge will going to be with you. So what we are going to do is हम daily एक, जैसे हम द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस रोज करते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, हम हर दिन एक क्वेश्चन पेपर पिक करेंगे और उस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दिस सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2019 का पेपर अभी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और ये इसमें अराउंड 100 क्वेश्चंस होते हैं। सो व्हाट वी विल डू, हम इसको 25 क्वेश्चंस के 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे ताकि ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो और बोरिंग नहीं हो जाए। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट विथ दिस डिस्कशन। ऑलराइट, अब इसमें क्या होता है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं करने की ज़रूरत होती है। करना इट्स नॉट फ्यूटाइल, इट्स फ्यूटाइल। वाई? बिकॉज एवरी ईयर ना पैटर्न चेंज होता है, मोर और लेस ऐसा स्टैटिक नहीं आता है पैटर्न कीप ऑन चेंजिंग। जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना किसी भी एग्जाम में, वो कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं पॉलिटी, वो कांस्टेंट होता है ज्योग्राफी, वो कांस्टेंट होता है हिस्ट्री, वो कांस्टेंट होता है इकोनॉमी और वो कांस्टेंट होता है करंट अफेयर। ये जो 4-5 चीज़ें हैं ना, ये ही बस कांस्टेंट है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर। और हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये 4 और 5 ही डोमेन होते हैं। इनका परसेंटेज चेंज होता रहता है बट मोर और लेस ये ही चीज़ें आपको हर एग्ज़ाम में मिलेंगी। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम ये क्वेश्चन पूरा वर्ड टू वर्ड डिस्कस करेंगे और इसके सॉल्यूशंस और आंसर्स भी कैसे हमने इसको अप्रोच किया है वो भी हम विल ट्राई टू नो। सी सिविल सर्विसेज में आई हैव सम एक्सपीरियंसेस, कुछ एक्सपीरियंस है मुझे मल्टीपल प्रीलिम्स इंटरव्यूज़ और मेंस का। सो व्हाट आई विल डू कि मैं अपना स्ट्रैटेजी और अप्रोच आपसे शेयर करने का कोशिश करूँगा कि व्हाट ऑल आई हैव लर्न और मैं इसे कैसे अप्रोच करता था इसको सॉल्व करने के लिए। 2013 वॉज माई फर्स्ट प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सी ये 2019 का पेपर है। वन मोर थिंग, ये जो भी पेपर होता है ना, तो इस पेपर में अगर आप नॉर्थ इंडिया में हो तो एक हिंदी आता है और एक इंग्लिश आता है। अगर आपका हिंदी अच्छा है और आपको कहीं थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल लग रहा है तो आप तुरंत हिंदी का वर्ड भी रेफ़र करिए। एट टाइम्स क्या होता है, इंग्लिश में हमने कोई एक वर्ड देखा, अगर हम उसका तुरंत हिंदी ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं ना, तो उस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हमें ज़्यादा बेटर हो जाती है। सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि हमें क्वेश्चन इंग्लिश में भी देखना है और ज़रा सा भी हमें लग रहा है कि हिंदी देखने में बेनिफिट होगा तो आप तुरंत हिंदी में शिफ्ट करके उसका रेफरेंस ले लो। इससे आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको सॉल्व करना भी एक आर्ट होता है। आपको नॉलेज है, आपने बुक्स रीड कर लिया है, प्रिपरेशन इज़ गुड, नाउ यू नीड टू परफॉर्म। और परफॉर्मेंस का सबसे अच्छा तरीका यही होता है इम्प्रूव करने का, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा जो सोर्स होता है ना, वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो हम जितने भी स्टैंडर्ड एग्जामिनेशंस हैं, हम उन सब स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन के ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आए हैं लास्ट 20 ईयर 25 ईयर, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ देम। ऑल राइट, लेट अस स्टार्ट विद दिस 2019 पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, विद रेफरेंस टू मुगल इंडिया, मुगल्स थे ना इंडिया में, तो मुगल इंडिया, हर शब्द को बहुत आहिस्ता आहिस्ता चबा चबा के पढ़ना है। ओके, जल्दबाजी नहीं करना है। आपको बहुत टाइम मिलता है जीएस के पेपर में, बिल्कुल टाइम की कमी नहीं रहती है यहाँ पे। विद रेफरेंस टू मुगल इंडिया, व्हाट इज आर द डिफरेंस और डिफरेंसेस बिटवीन जागीरदार और जमींदार। एक होते हैं जागीरदार जिनके पास जागीर होती है और एक होते हैं जमींदार जो रेवेन्यू राइट्स होते हैं उनके पास ज़मीनों के। जागीरदार वर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट इन ल्यू ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटी। तो जागीरदार को लैंड असाइनमेंट मिले थे इन जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटी, जबकि जमींदार थे होल्डर ऑफ रेवेन्यू राइट, उनको केवल रेवेन्यू राइट मिले थे विदाउट, बिना किसी ऑब्लिगेशन के टू परफॉर्म एनी ड्यूटी अदर देन रेवेन्यू कलेक्शन। सो इज इट राइट और रॉन्ग? सी
यहाँ ये लिखा है जागीरदार को जुडिशियल और पुलिस ड्यूटी भी मिली थी, है ना, इन ल्यू ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटी। दिस इज़ नॉट राइट। जुडिशियल ड्यूटी जागीरदार को असाइन नहीं था। देन जमींदार के लिए यहाँ पे लिखा है कि उनको केवल रेवेन्यू राइट्स थे और बिना किसी दूसरे ऑब्लिगेशन के, तो ये भी राइट नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे? पूछा है करेक्ट कौन सा है यहाँ पे, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ये भी हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पे करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट, रॉन्ग पूछा है, ऑलवेज रीड दिस केयरफुली। सो यहाँ पूछा है करेक्ट आंसर, सो दिस इज नॉट करेक्ट। सेकेंड, लैंड असाइनमेंट्स टू जमींदार वर हेरिडिटरी, मतलब वंश में चलता आ रहा है, फादर देन सन देन दिस लाइक दैट। एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार वर नॉट हेरिडिटरी, अगेन दिस इज नॉट राइट। रेवेन्यू राइट्स जो थे जमींदार के वो एट टाइम्स हेरिडिटरी थे। सी, उस टाइम पे ऐसा सिस्टम चलता था कि सुल्तान जो थे ना, मतलब टॉप हेड है, जो जागीरदार है उनके पास जागीर है, लैंड है, इनको सैलरी मिलती थी इनकी मिलिट्री सर्विसेज करने के लिए, और जुडिशरी जो होती थी ना वो काजी किया करते थे। काजी एक था सिस्टम, काजी यूज टू डिलीवर दिस जुडिशरी। तो जागीरदार का ड्यूटी नहीं था जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज़ का, बट ये जो जागीर थी ये ट्रांसफरेबल थी, हेरिडिटरी नहीं थी, और जो जमींदार थे इनका जो राइट्स थे वो हेरिडिटरी थे। तो इसमें ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। क्वेश्चन पूछा है करेक्ट आंसर क्या है, तो करेक्ट आंसर इज नीदर वन और नॉट टू। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म, लैंड मतलब जमीन, रिफॉर्म मतलब सुधार, जमीन के जो डिवीज़न है, राइट्स हैं लोगों के पास, लैंड रिफॉर्म्स है यहाँ पे। इन इंडिपेंडेंट इंडिया, जब इंडिया आज़ाद हो गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? सी, द सीलिंग लॉज वर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग। सीलिंग मतलब क्या होता है? अपर लिमिट हो रखी है, इससे ज़्यादा लैंड आप नहीं ले सकते, तो वो फैमिली पे भी है बट इंडिविजुअल पे भी नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या प्रैक्टिकली? नो, सो दिस इज रॉन्ग। सेकेंड, द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म वॉज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल लैंड टू ऑल द लैंडलेस। यस, हमारे यहाँ जो भी स्कीम्स होती है ना उसमें थोड़ा वेलफेयर का टिंज होता है, वेलफेयर के शेड्स होते हैं। तो हमारा क्या है कि जो लैंड है ना इसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सो जो लैंडलेस है उनको भी लैंड मिलना चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ के हम अगेंस्ट जाते हैं कि एक ही जगह सारी लैंड कॉन्सेंट्रेट होगी। सो दिस कुड बी राइट। आगे अब देखते हैं, इट रिजल्टेड इन कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप एज अ प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन। कैश क्रॉप क्या होती है? जो बिक जाती है, जैसे कॉटन हुआ या फिर ये सब कैश क्रॉप्स है ना। टी इज़ अ कैश क्रॉप। जो इंडिया था, इंडिपेंडेंट इंडिया, तब तो हमारे यहाँ फूड स्कार्सिटी होती थी, हमें खाने पीने का भी काफ़ी प्रॉब्लम था, हम इंपोर्ट करा रहे थे। तो उसमें ऐसा पॉसिबल है इमेजिन कि हम वहाँ पे कैश क्रॉप को ही प्रीडोमिनेंट कर रहे हैं? नो, हमारा पहला था कि हमको फूड मिले, खाने का मिले, उसके बाद हम फिर कैश एंड अदर क्रॉप्स में जाएंगे। सो अगेन दिस इज रॉन्ग। लैंड रिफॉर्म्स परमिटेड नो एग्जेम्पशन टू द सीलिंग लिमिट्स। ऐसा हो सकता है क्या? सीलिंग लिमिट्स मतलब अपर लिमिट है, तो लैंड रिफॉर्म्स में कोई भी एग्जेम्पशन नहीं था अपर लिमिट का। नो, अपर लिमिट्स यूजुअली होती है, इरीगेटेड लैंड की अलग अपर लिमिट होती है, अनइरीगेटेड लैंड की अलग अपर लिमिट होती है। सो द राइट आंसर इज बी। एट टाइम्स यू वुड सी कि एक से दो आंसर भी आपको सही लग रहे हैं, बट उसमें आपको जो बेस्ट सूटेबल आंसर होता है ना उसको टिक करना है, और जितने आंसर्स आप एलिमिनेट करते जाओगे ना उतना ही आपका करेक्ट आंसर में आने के चांसेस इंक्रीज होते जाएंगे। ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। द नेक्स्ट इज दिस, द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। ग्लोबल, विश्व, मतलब ये ऐसी कोई बॉडी होगी जो ग्लोबल लेवल पे काम कर रही है, रीजनल ब्लॉक्स नहीं होंगे यूजुअली। ये कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। सी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, नो, ये तो यूजुअली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बातें करता है ना। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अगेन ये कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट नहीं, ये दिस इज मोर फोकस टूवर्ड ट्रेड एंड बिजनेसेस एंड ऑल। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पॉसिबल। वर्ल्ड बैंक यूजुअली ग्रोथ ओरिएंटेड है, इसका आप रिपोर्ट देखना, इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, बट वर्ल्ड बैंक का जो फोकस होता है ना वो ग्रोथ, वेलफेयर, इसमें ज़्यादा इसका फोकस होता है। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीजेस दिस रिपोर्ट, जेंडर गैप भी निकालता है, रिस्क एंड ऑल, तो दिस इज द वर्क ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1830। चार्टर एक्ट्स आते थे ना, तो 1813 तक आते आते ये लगा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, क्वीन की गवर्नमेंट को, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये काफ़ी मोनोपोली भी हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, इस मोनोपोली को एंड करने के लिए केवल टी और चाइना, इस दो में इसको मोनोपोली दी, बाकी सारी मोनोपोली एंड कर दी। सो दिस इज द फर्स्ट इज द राइट स्टेटमेंट। इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। अब जैसे ही एक करेक्ट स्टेटमेंट मिला ना
यहाँ तुरंत आ जाओ, 1 इज़ करेक्ट, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है। तो हमने एक एलिमिनेट कर दिया ना, अब अपने पास 3 बचे, इन तीनों में से कोई एक करेक्ट होगा। अब सेकंड देखते हैं। इट असर्टेड द सोवेरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटोरीज हेल्ड बाय द कंपनी। यस, ये इसका पर्पस था असर्ट करना, सोवेरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन, मतलब ब्रिटिश क्राउन की सोवेरेनिटी है ओवर द इंडियन टेरिटोरी हेल्ड बाय द कंपनी। कंपनी इज जस्ट एन एजेंट ऑफ दिस क्वीन। द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। नो, ये अभी नहीं आया था स्टेज, ये स्टेज आएगा, बट ये कब आएगा, जब 1857 रिवॉल्ट होगा, तब एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू EIC से सीधा ब्रिटिश के पास आ जाएंगे। तो द राइट आंसर इज 1 and 2. Okay, so this is how we are going to solve the question papers. Fifth, with reference to स्वदेशी, अब आपकी हिंदी अच्छी है ना, तो स्व मतलब खुद, देशी मतलब हमें सेल्फ रिलायंस करना है, आत्मशक्ति करना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ द इंडिजिनस आर्टिसन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। यस, जो हमारे लोकल थे, आर्टिसंस थे, क्राफ्ट्स थे, इंडस्ट्रीज थे, आइडिया था उनको प्रमोट करना, उनको एनकरेज करना। सो दिस इज़ 100% राइट। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। येस, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और एजुकेशन विरंग होने के बजाय देशी स्वदेशी एजुकेशन पे हमें ध्यान देना था। सो दैट इज़ वाई इंडियन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये मिला था, होम मेड हमें एनकरेज करना था। सो दिस इज़ राइट, दिस इज़ राइट। सो द राइट आंसर इज बोथ 1 and 2. Now, sixth, consider the following pair. All India Anti-Untouchability League. Anti-Untouchability League. महात्मा गांधी जी, yes, 1932. All India किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, yes, 1936. सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, yes, EV रामास्वामी नायकर। आप इंडिया की हिस्ट्री देखेंगे ना, तो यू वुड फाइंड दीज नेम्स, और इनका वर्क, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या बुक्स लिखा है, इनके थॉट्स क्या थे। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट नेम्स हैं ना हमारे इतिहास में, इनको आपको समझना चाहिए, और इनका भी आप एक लिस्ट बना लो, सारे नेम्स लिख लो, और उनका 1 या 2 3 4 5 जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं, बुक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियाज़ हैं, थ्योरीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए हैं, वो एक कंसोलिडेटेड लिस्ट बना लो। इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो द राइट आंसर इज़ 1 2 3। इन्होंने हरिजन सेवक संघ, हरिजन में भी यहाँ पे काम किया था इन्होंने, महात्मा गांधी जी का वर्क है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट? ऑलवेज पे अटेंशन, यहाँ पे क्या है, नॉट है ना, ये मिस नहीं करना है। कई बार हम नॉट नहीं पढ़ते हैं और हमारा फिर ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हरप्पन साइट? दिस। सोहागोरा गोरखपुर में है, यहाँ पे अशोकन इंस्क्रिप्शन है, जबकि ये जो चाहुंदारो, कोटडिजी, देसलपुर है, दीज आर ऑल हरप्पन साइट, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात है यहाँ पे। देन 8th इज अबाउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन इज रान्यो अशोका, किंग अशोका मेंशन अलॉन्ग विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका। सी, ये है दिस कंगनाहली इंस्क्रिप्शन में, ये कहाँ पर है, कर्नाटका में। अगेन ये जो किंग अशोका है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किंग अशोका का जो रूल था, इनका वर्क था, इन्होंने बहुत सारे पिलर्स बनाए थे ना डिफरेंट जगह। देन इन्होंने बौद्धिज्म के लिए क्या कंट्रीब्यूशन किया है, दिस किंग अशोका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनका भी आप एक पेज बनाइए और किंग अशोका से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एक पेज में कंसोलिडेट करिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रिपरेशन होती है ना, उसमें कंसोलिडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप पढ़ रहे हो उसको कंसोलिडेट करो, अदरवाइज़ वो क्या होता है, वेपराइज हो जाएगा, वो रिटेन नहीं रहेगी। आपने जो भी मेहनत किया है, लर्निंग्स हैं, वो रिटेन नहीं रहेंगी। सो ऑलवेज कंसोलिडेट दिस। कंसिडर द फॉलोइंग। डेफिकेशन ऑफ डिटिफिकेशन ऑफ बुद्धा एंड ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वा, इमेज वर्शिप एंड रिचुअल। अगेन जो बुद्धिज्म है और जैनिज्म है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जामिनेशन। सो डीटी का मतलब होता है भगवान का स्टेटस दे देना, गॉड का स्टेटस दे देना। तो बुद्धिज्म में जो एक ब्रांच था इनका, महायान वज्रयान है ना, तो महायान में इन्होंने भगवान की तरह मान लिया था इन बुद्धा को। ट्रीडिंग द पाथ ऑफ बोधि सत्व, बोधि सत्व, जैसे तुलसी का सत्व होता है ना, आर्क, तो बोधि मीन्स नॉलेज, तो दिस इज बोधि सत्व। सो दे आर सम एनलाइटेंड पीपल जो दूसरों को हेल्प करते हैं इन अटेनिंग निर्वाणा। इमेज वर्शिप आई, रिचुअल्स आए, तो ये तीनों करेक्ट है विद रेस्पेक्ट टू दिस महायान बुद्धिज्म। नाउ with reference to forced labor विष्टि in India during the Gupta period. Gupta period is again important. तो ये कुछ हैं जो नाम आप हर एग्जाम में देखोगे, आप कोई भी एग्जाम पिक कर लो, गुप्ता पीरियड देख लीजिए, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लीजिए, या फिर आप दिस अशोका का वर्क देखिए, दे विल कीप ऑन कमिंग। नाउ यहाँ पे लेबर विष्टि है, गुप्ता पीरियड में है,
करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। It was considered a source of income for the state, a sort of tax paid by the people. Yes, इसमें forced labor होता था, बेगारी कराते थे उनसे एट अ टाइप ऑफ टैक्स को वसूलने के लिए। अब एक स्टेटमेंट तो यूजुअली करेक्ट हो जाता है, पर आप देखोगे बहुत सारे जो दूसरे स्टेटमेंट्स होते हैं ना, उनमें कई बार जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स होते हैं ना, उनमें ग्रामेटिकल एरर भी होती है, वो बोगस दिखते हैं, मतलब इलॉजिकल लगते हैं, तो उनको एलिमिनेट करना भी बहुत हेल्प करता है। इट वॉज टोटली एबसेंट इन द मध्य प्रदेश काठियावाड़ रीजन ऑफ गुप्ता पीरियड। ऐसा हो सकता है क्या टोटली एबसेंट है? ये भी सेंट्रल इंडिया का था, गुप्ता का यहाँ पे रूल था। द फोर्स लेबर वॉज एंटाइटल टू वीकली वेजेस मिलेगी उन्हें, एल्डेस्ट सन है उसको हम फोर्स लेबर में सेंड कर देंगे। सो दीज आर सम बोगस स्टेटमेंट। दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू कम टू द करेक्ट स्टेटमेंट। दिस इज द आर्ट ऑफ सॉल्विंग दिस MCQs। सो दिस इज 11। कल्याण हो रहा है किसी का, मतलब उसकी वेडिंग हो रही है, मैरिज हो रही है। कल्याण मंडपा वॉज अ नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ, दिस यूज टू बी डन इन विजयनगर। साउथ के जो टेम्पल थे ना, द्रविडन स्टाइल, ये जो टेम्पल थे यहाँ पे मल्टीपर्पज़ यूज़ होता था इनका। सोशल गैदरिंग हो रही है, रिचुअल्स हो रहे हैं, फंक्शंस हो रहे हैं, कम्युनिटीज़ मिल रही हैं। सो यहाँ पे वेडिंग हॉल्स भी होते थे। टेम्पल्स, साउथ इंडिया में शादी भी होती है तो वो डे वाली शादी होती है, तो वो दैट यूज टू हैपन इन दिस टेम्पल, और ये रिफ्लेक्ट करेगी उनके आर्किटेक्चर में। 12th, इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत आ गई ना 12वीं शताब्दी, इन द चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वॉज नोन एज अमिल। यस, अमिल जो था वो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज होता था। इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज एन एंशियंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन। एंशियंट इंडिया जो था ना, उसमें यहाँ पे ये जो टर्म्स हैं इक्ता हैं, ये अरेबिक वर्ड है। सो एंशियंट इंडिया में ये अरेबिक वर्ड्स तो हो नहीं सकते हैं, सो दैट इज़ वाई ये एंशियंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन भी नहीं हो सकता है। इमीडिएटली आप इसको कट करो तो ये गया। फर्स्ट हमें पता है सही है, द आंसर इज ए। दिस इज हाउ यू शुड सॉल्व। द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इन टू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रीन ऑफ खलजी। नो, मीर बख्शी तो मिलिट्री हेड होता था, और ये मिलिट्री हेड होता था किनका? अकबर का। सो अगेन 3 इज रॉन्ग, तो द राइट आंसर इज ए। 13th सेंचुरी का है, ये टर्किश वर्ड है, इक्ता इज अरेबिक वर्ड, सो ये एंशियंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन तो हो ही नहीं सकता है, ऐसे आप एलिमिनेट करिए। देन 13th इज संत निम्बारका है, वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। संत कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सिरहंदी। ये जो संत कबीर है ना, ये भी बहुत कॉमन है, आप बहुत फ्रिक्वेंटली इन्हें हर एग्जाम में पाएंगे। अब जो अकबर थे, इनका तो हमें पता है 1542 टू 1605 है, बट ये जो सेंट निर्माण का है, ये सिरहंदी जो है तो ये 1542 टू 1605 है संत निम्बार का, अकबर का पीरियड है। और जो संत निम्बारका हैं ये आए थे 11th सेंचुरी में, जब दिस रामानुजा के ये कंटेम्प्रेरी हैं। सो दिस इज़ नॉट द कंटेम्प्रेरी ऑफ संत निम्बारका, इज़ नॉट अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, ये एलिमिनेट हुआ। संत कबीर हैं और शेख अहमद सिरंदी हैं, ये दोनों निर्गुण फॉलो करते थे। निर्गुण मीन्स फॉर्मलेस गॉड, फॉर्मलेस प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग ऑफ गॉड, बट ये कंटेम्प्रेरी नहीं थे। कबीर आ गए थे 15th में, और जो शेख अहमद सिरहंदी थे ये आए थे 1624 में। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, द राइट आंसर इज नीदर 1 नॉर 2. Now, with reference to the British colonial rule in India, consider the following statement. महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल, नो द वर्ड इंस्ट्रूमेंटल, ये जैसे वर्ड्स आते हैं ना, दे आर पॉजिटिव वर्ड्स, इन द अबॉलिशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर. In Lord Chelmsford War Conference, महात्मा गांधी did not support the resolution on recruiting India or World Cup. ये तो सही है, महात्मा गांधी अगेंस्ट थे इंडेंचर्ड लेबर मतलब फोर्स लेबर, और इनके ये अगेंस्ट थे। बट महात्मा गांधी जी ने वर्ल्ड वॉर 1 में भी इसको सपोर्ट किया था ब्रिटिश को। वाई? बिकॉज इंडिया का भी उसमें रिस्क था वर्ल्ड वॉर 1 में, सो इन्होंने सपोर्ट किया था यहाँ पे ब्रिटिशर्स को। तो दिस इज, यहाँ पे क्या पूछा है? नॉट है, तो ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, मतलब दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। हमने एक स्टेटमेंट रॉन्ग किया और देखिए हम करेक्ट आंसर पे आ गए। दिस इज द आर्ट ऑफ सॉल्विंग MCQ। ये गलत है, हमने तुरंत ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया। सो द राइट आंसर इज 1 and 3। अगर हमें थर्ड पता भी नहीं है ना, तब भी हम राइट आंसर टिक कर सकते हैं 1 and 3। Consequent upon the breaking of salt law by Indian people, the Indian National Congress was declared illegal by the colonial rule. Yes, obvious सी बात है, इन्होंने डिफाई किया था लॉ तो इनको इलीगल कर दिया होगा। So this is the right answer. Now, सर तेज बहादुर सप्रू हैं, KC नेगोय हैं, एंड दिस PC जोशी हैं। सर तेज बहादुर सप्रू प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के। यस, ये करेक्ट है। 1918 में जब मॉन्टेगू रिपोर्ट आया था तो उसके बाद क्या हुआ था, मॉडरेट्स और इनमें थोड़ा डिफरेंसेस आए थे। सो
इन्होंने प्रेसिडेंट ऑल इंडिया लिबरल, ये लिबरल थे तो लिबरल फेडरेशन के इसके साथ इन्होंने ये इन्वॉल्व हुए थे यहाँ पे। देन दिस इज़ केसी नगोय, ये थे वेस्ट बंगाल में, ये मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। पीसी जोशी थे, ही वॉज अ वेल नोन कम्युनिस्ट, ये जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। सो आंसर इज 1, 2 and 3। नेक्स्ट, with reference to मियाँ तानसेन which one of the following statement is not, जहाँ भी not दिख रहा है ना उसको तुरंत ऐसे गोला मारिए, not correct। तानसेन was the title given to him by Emperor अकबर, no, ये जो टाइटल था वो तो राजा विक्रमादित्य ग्वालियर ने दिया था, अकबर ने इसमें आगे मियाँ लगाया था। सो दिस इज रॉन्ग। तानसेन कंपोज ध्रुपद ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस, यस। तानसेन कंपोज सॉन्ग्स ऑन द पैट्रॉन, यस। पैट्रॉन मतलब जो उनके संरक्षक थे उनको मिलता है। पैट्रॉन का मीनिंग नहीं पता ना, अब तुरंत हिंदी में हो। हिंदी में कहाँ पर लिखा है ये, क्वेश्चन नंबर, दिस इज 16। सो क्वेश्चन नंबर 16, संरक्षक। सो पैट्रॉन का मतलब क्या है, संरक्षक। तो जहाँ अटक रहे हो ना वहाँ तुरंत हिंदी में देख लो। Now Tansen composed Drupad on Hindu gods and goddess, yes. Composed songs on the patron, yes. Invented many raga, yes. इतने बड़े सिंगर थे तो राग भी इन्वेंट किया ही होगा इन्होंने। सो द राइट आंसर इज नॉट पूछा है इसलिए ये रॉन्ग है, बट ऑप्शन क्या है, ये करेक्ट है। नाउ, who among the following मुगल एम्परर shifted emphasis from illustrated manuscript to album and individual portraits? ये जो मुगल पेंटिंग है ना ये बहुत ब्यूटीफुल है, इसमें बहुत ज्योमेट्री है, देन बहुत काफ़ी अच्छी इन्होंने टेक्निक की है, फोर साइटिंग एंड ऑल। सो ये स्टार्ट हुआ था अकबर से। अकबर का तूतीनामा है, पैम्फलेट्स, हमजानामा है, मैनुस्क्रिप्ट बेस्ड था, बट इसका जो पिनेकल आया, पीक आया, वो आया जहांगीर में। सो यहाँ पे क्या लिखा है, शिफ्ट हुआ है एम्फेसिस। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, अकबर से, शिफ्ट हुआ एम्फेसिस इंडिविजुअल पोर्ट्रेट इन द टाइम ऑफ जहांगीर। पिनेकल, बर्ड्स, एनिमल, फ्लावर्स, पोर्ट्रेट। सो द राइट आंसर इज सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कंप्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन? टेम्परेट मतलब ये इक्वेटर है अपना, ट्रॉपिक्स है, ट्रॉपिक्स के परे टेम्परेट है, ये इक्वेटर, कैंसर, कैप्रिकॉन के परे है। देन दिस इज मानस नेशनल पार्क, नो, असम। अब टेम्परेट के साथ साथ क्या है, अल्पाइन भी है, मीन्स हाइट भी होगी यहाँ पे। कंप्लीटली भी होना चाहिए ये। नामदापा, नो, हमें पता है ना इधर ईस्ट में हिमालय में, और देन नॉर्थ की तरफ हमारा ट्री लाइन भी डिफरेंट है, स्नो लाइन भी डिफरेंट है। तो मानस असम में, नो। अरुणाचल, नो। न्योरा वैली, नो। वैली ऑफ फ्लावर ये कहाँ पे है, यूके में है। ये हिमालय जो है ना इसके इस तरफ है, और ये सारे हैं इस तरफ है। सो ये इसका राइट आंसर है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ज्योग्राफी अगर आपकी अच्छी है ना तो बहुत आपको हेल्प मिलता है in solving such type of questions. Use logic. Then Atal Innovation Mission is set up under the, ये क्या है, एम एक मिशन है, इसमें क्या करना है, हमें एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है, इकोसिस्टम बनाना है, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में, एमएसएमई, इंडस्ट्री लेवल पे उन्हें आगे फॉरवर्ड करना है। सो दिस इज सेटअप अंडर नीति आयोग। देन 21 जून, सन का क्या होता है, ऐप से एपरेंट शिफ्ट होता है ना, कैप्रिकॉन और कैंसर के बीच में सन ऐसे घूमता रहता है। तो जब सन नॉर्थ में आ जाता है ना तो हमारे यहाँ गर्मी हो जाती है। जैसे अब 21 जून आते आते इंडिया में बहुत गर्मी हो जाएगी, मतलब सन यहाँ पे आ जाएगा, नॉर्थ पे आ जाएगा। तो जब सन नॉर्थ पे आएगा तो ये जो आर्कटिक है यहाँ पे कभी सनसेट होगा ही नहीं, तो डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट द आर्कटिक। और जबकि जो ये साउथ पोल है ना, जब सन यहाँ पे होगा तो साउथ पोल जो होगा यहाँ पे पूरा रात ही रहेगा, यहाँ पे दिन नहीं होगा। Then this is 21. Which one of the following groups of plants was domesticated in the New World and Old World? ये क्या है न्यू वर्ड एंड ओल्ड वर्ड? सी, कोलंबस थे, क्रिस्टोफर कोलंबस, इन्होंने अटलांटिक से ऐसे ट्रैवल किया, पहुँचे अमेरिका, नया वर्ड ढूंढ लिया, तो ये हो गया नया वर्ड, और जहाँ से आए थे वो थे ओल्ड वर्ड। तो इधर ओल्ड और न्यू में एक्सचेंजेस हुए, अटलांटिक एक्सचेंजेस, कोलंबियन एक्सचेंजेस, इसको हम बोलते हैं दिस कोलंबियन एक्सचेंज। तो वीट, राइस, बार्ली ये तो हमारे ट्रेडिशनल थे, ओल्ड वर्ड के थे, तो ये अटलांटिक क्रॉस करके गए अमेरिका में। टोबैको, कोकोआ, रबर ये वहाँ से इधर आके ऐसे आ गए। तो यहाँ क्या पूछा है, डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इन द ओल्ड वर्ड, मतलब यहाँ से इधर आए थे, और दिस इज द आंसर ए। एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, यस, गिर में मिलता है बस और कहीं नहीं है। डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, नो, ये सेंट्रल एशिया में मिलता है, इंडिया में तो केवल नुब्रा वैली में है डबल हम्प्ड, इसकी 2 हम्प होती है ऐसे। देन वन हॉर्न राइनोसोरस, राइनोसोरस भी एक ऐसी हॉर्न का होता है और एक दूसरी हॉर्न का भी होता है, तो ये डबल हॉर्न एंड वन हॉर्न होता है। सो वन हॉर्न राइनोसोरस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। यूजुअली जो ओनली टाइप होते हैं ना ये काफ़ी रिस्की है, एक्सट्रीम सेंटेंसेज है, अक्सर गलत होते हैं, बट अक्सर, हमेशा नहीं। सो दिस इज राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ रॉन्ग, बिकॉज ये सेंट्रल एशिया में मिलता है, और ये इंडिया में तो काजीरंगा में मिलता है, बट नेपाल में भी, चितवन में भी मिलता है। ये जो डबल हम्प्ड है ना ये बैक्टीरियन
कैमल बोलते हैं इन्हें। देन 23, ये कहाँ पर है? पंढरपुर, तिरुचिरापल्ली, हम्पी। पंढरपुर चंद्रभागा पे है, वेरी राइट। तिरुचिरापल्ली कावेरी में है, वेरी गुड। हम्पी मलप्रभा में नहीं है, हम्पी है तुंगभद्रा रिवर पे। ये महाराष्ट्र में है, ये तमिलनाडु, ये कर्नाटका। तो राइट आंसर इज 1 and 2। इन अ गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पार्टी लाइन्स, पॉवर्टी लाइन, गरीबी जो है, ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन्स आर हायर इन सम स्टेट्स एंड देन इन अदर्स। कुछ स्टेट्स में पॉवर्टी लाइन हाई है, कुछ में कम है। क्यों? बिकॉज उनके पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे। सो पॉवर्टी रेट वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट? नो, इट कुड नॉट बी द रीज़न। वेरी होती है बट दिस कुड नॉट बी रीज़न ऑफ दिस। पॉवर्टी लाइन का रीज़न नहीं होगा ये ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन का। प्राइस लेवल्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट? येस। ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट? नो। क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज फ्रॉम द स्टेट? ये बोगस है, ये हो ही नहीं सकता है। सो दिस कुड बी द पॉसिबल आंसर। 25th, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ सीरस क्लाउड? सीरस सबसे ऊपर होते हैं ना, सीरस क्लाउड्स। टेक्निक, थिनिंग टेक्निक। इन क्लाउड्स को हम क्या कर रहे हैं? थिन कर रहे हैं। एंड द इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोजॉल इनटू स्ट्रेटोस्फेयर। इससे हम क्या कोशिश कर रहे हैं? ये जो क्लाउड्स होते हैं ना, अर्थ का रेडिएशन आया और ये रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब करके फिर से री रेडिएट कर देते हैं ये क्लाउड्स। तो इससे क्या होता है? टेम्परेचर हाई हो जाता है सरफेस का। अगर हम इन क्लाउड को थिनिंग कर देंगे तो ये री रेडिएट नहीं कर पाएंगे, तो अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा? कम करने में हेल्प मिलेगा। सो इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग। आइडिया है कि हम इन क्लाउड को पतला कर दें तो ये री रेडिएट नहीं कर पाए, रिफ्लेक्ट भी नहीं कर पाए रेडिएशन विच इज़ गोइंग टू द स्पेस। हम सारा स्किप कर दें, स्पेस में वो ट्रांसपेरेंट हो जाए और स्पेस पे वो पास हो जाए। लेट द रेडिएशन गो अवे। सो दिस इज फर्स्ट 25 क्वेश्चंस। द आइडिया इज टू सॉल्व द पेपर इन दिस मैनर. What do you think about it? Share your thoughts in the comment section below, and thank you for watching this video. Take care.